हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग पदार्थ विज्ञान का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था 2021 बैच का, उसका पेपर हल कर रहे थे। तो उसका पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो में उसका एमसीक्यू हल कर चुके हैं। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट वाला वीडियो है तो इसमें आज हम लोग एसएक्यू और एलएक्यू देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग हल करते आए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है आयुर्वेद की शाश्वता। ठीक है, अब कुछ लोग इसको देख के समझ नहीं आएगा पढ़ के कि आयुर्वेद की शाश्वता तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की शाश्वता की हेडिंग कहीं आपको पदार्थ विज्ञान की बुक में मिलेगी ही नहीं। तो ये आयुर्वेद का स्वरूप के नाम से आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो है पेज नंबर 3 पे मिलेगा पदार्थ विज्ञान के। आयुर्वेद का स्वरूप है ये, मैं आपको इस श्लोक पढ़ के बता दे रहा हूँ। सो अयम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्दीयस्यते अनादित्वाद स्वभाव ससंधि लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्। ठीक है, इसका मतलब होता है चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। तो शाश्वत शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। आयुर्वेद के शाश्वत को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार ने 3 हेतु बताए हैं। ठीक है, तो जिसमें तुम्हारा एक आता है अनादित्वाद। ठीक, दूसरा आता है स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। ठीक है, और एक तुम्हारा रहता है, एक मिनट, एक रहता है भाव स्वभाव नियतत्वात्। ठीक, भाव स्वभाव नियतत्वात्। तो इस प्रकार से आपका 3 शाश्वत हेतु के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि आप लोग पेज नंबर 3 पे देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इसके तीनों को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि यहाँ तक अतः आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है, बुक में आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है। तो ये आपका हो गया। 22 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि आयुर्वेद में दर्शन की आवश्यकता। तो आयुर्वेद में क्या दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो इसमें आपको जो है दर्शन का परिचय के बारे में लिखना है। ठीक है, दर्शन की व्युत्पत्ति लिखना है और लक्षण लिखना है। ठीक है, और व्युत्पत्ति हो गया तुम्हारा, लक्षण हो गया, और संख्या के बारे में लिखना है। ठीक है, बस इतना ही आएगा इसमें। ठीक, तो क्या क्या बताया इसमें, एक बार फिर से सुनिए। दर्शन का परिचय, दर्शन की व्युत्पत्ति, लक्षण और संख्या। ठीक है, बस इतना ही लिखना है तुमको 22 नंबर वाले में। ठीक, और 23 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है मन के गुण कर्म एवं विषय के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको जो टॉपिक दिया है द्रव्य विज्ञानी का टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको मन की उत्पत्ति लिखना है और मन की निरुक्ति लिखना है, पर्याय लिखना है, स्थान लिखना है, लक्षण लिखना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, जो कि पेज नंबर 63 पे दिया गया है। तो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे क्या करना है। मन की व्युत्पत्ति में आपको लिखना है मन ज्ञाने बोधने व धातु से सर्वधातुभ्यो आसुन द्वारा असुन का प्रत्यय लगाकर मनस या मन शब्द बना है। ठीक है, सत्व शब्द सत धातु में त्वक प्रत्यय लगाकर मन
तक प्रत्यय लगाकर बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है अस्तित्व या ज्ञान। तो इसमें आपको केवल इसमें लिखना है मने ज्ञाने बोधने व धातु से सर्वधातुभ्यो आसुने द्वारा आसुन का प्रत्यय लगाकर मनस या मन शब्द बना है, ठीक है। तो यहीं तक लिखना है आपको, उसका जो दूसरी वाली लाइन है वो नहीं लिखना है, ठीक है, वो आप बुक में देख लीजिएगा। निरुक्ति में आपको लिखना है मनते अपबुद्धते अनेन इति मना, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन और इसमें दी गई हुई है, आसानी से मनते ज्ञाते अनेन इति मना। तो ये हो गया। पर्याय में आपको पता ही है, चित्त चेत हृदय शांति ये सब होता है, ठीक है। तो 21 नंबर का हो गया, 22 नंबर का हो गया, 23 नंबर का हो गया। तो इसमें मैं बता दूं कि जो आपको द्रव्य विज्ञानी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको मन और काल और दिशा, ठीक है, आत्मा, ये तीनों अच्छे चारों जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो आपका है इन्हीं चारों में से बनता है, ठीक है। कभी आपको जैसे अभी पूछ लिया मन के बारे में, पूछ लिया कि मन के गुण कर्म एवं विषय के बारे में बताइए। काल के बारे में कि काल के गुण कर्म एवं विषय के बारे में बताइए। फिर दिशा के बारे में पूछ लिया, दिशा के गुण कर्म एवं जो है गुण के बारे में बताइए, ठीक है। तो ऐसे आत्मा के बारे में पूछ सकता है। तो ऐसे जो है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है सेम ही, मतलब एक बार सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हमेशा बदल बदल के भी बन सकते हैं, क्योंकि ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सब जो है चैप्टर के द्रव्य विज्ञानी वाले, ठीक है। तो ये आप लोग जो है पेज नंबर 63 पे मिल जाएगा मन वाला टॉपिक, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो 4 टॉपिक ये बताए गए हैं कि मन दिशा, मन तो हो गया आपका, काल दिशा और आत्मा, ये तीनों अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो 24 नंबर का, सॉरी हाँ 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है, इंद्रियार्थ गुणों के निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता। इंद्रियार्थ गुण, ठीक है, तो ये आपका जो है जो गुण विज्ञानी टॉप चैप्टर है उसमें का कोई उससे क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको सार्थक गुण के बारे में लिखना है, ठीक है। इंद्रियार्थ जो कि दिया गया है, तो ये सार्थक गुण के बारे में लिखना है। ये सार्थक गुण का पर्याय है, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। इनकी संख्या 5 कौन कौन सी होती है पता है? सार्थक गुण की संख्या 5 जो होती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये आपको महाभूत से भी आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन जो है ऐसे याद करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यह है कि आपको याद हो जाएगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो फिर इसका जो वर्णन करना है आपको 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसके पहले सार्थक गुण के पर्याय लिखने हैं। जब पर्याय आप लिखेंगे तो इसी में इंद्रिय गुण लिखा हुआ है, ठीक है, इंद्रिय गुण, ठीक है। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सार्थक गुण के बारे में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक। तो इसमें आपको चिकित्सीय महत्व लिखना है। चिकित्सीय महत्व में जैसे आपको क्या लिखना है, जैसे शब्द के बारे में है तो शब्द को आप कान से शब्द को सुना जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो है आकाश महाभूत होता है, तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। 5 का ऐसे ही लिखना है। जैसे तुम्हारा हो गया चिकित्सीय के बारे में, तो चिकित्सीय इसका जैसे आपको शब्द का चिकित्सीय महत्व लिखना है, तो इसमें आपको जैसे लिखना है रोग एवं रोगी की परीक्षा में शब्द गुण का महत्व, ठीक है। आटोप की परीक्षा भी शब्द गुण पर ही आधारित है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ज़्यादा नहीं, बस केवल 2-2 3-3 याद कर लेने हैं सबके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि आयुर्वेदा अनुसार कर्म के भेद लिखना है आपको। तो ये आपका जो कर्म विज्ञानी वाला टॉपिक है वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको जो है कर्म के भेद लिखने हैं, कर्म के भेद के बारे में लिखना है, और जो 5 प्रकार बताए गए हैं जैसे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, प्रसारण, गमन, ठीक है।
प्रसारण और गमन। तो ये उत्क्षेपण, एक मिनट, उत्क्षेपण, ठीक है, प्रसारण, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, प्रसारण, गमन और तो 3 है और बाकी 2 अभी देख लीजिएगा आप लोग। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, प्रसारण, गमन और एक और कोई करके याद नहीं आ रहा है। सॉरी, आकुंचन होगा। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, प्रसारण, गमन और आकुंचन, ठीक है। तो ये 5 आपको जो है डिस्क्राइब करने हैं, जो 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद में, ठीक है। तो ये हो गया 25 नंबर का क्वेश्चन। 26 में कह रहा है कि सामान्य विशेष के लक्षण एवं भेद। तो सामान्य एवं विशेष के लक्षण के भेद के बारे में क्या लिखना है आपको? इसमें सबसे पहले आपको सामान्य के लक्षण के बारे में लिखना है, ठीक है। लक्षण जैसे इसका नित्य कामेन, नित्य में कामने अकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है, एक है और अनेक वस्तुओं में अनुगत यानी समाविष्ट है, उसे सामान्य कहते हैं। तो ये आपका लक्षण हो गया, ठीक है। ऐसे आपको विशेष का जो लक्षण दिया हुआ है उसके बारे में लिखना है। ये सामान्य और विशेष दोनों जो चैप्टर हैं आपके, तो उसको कंपाइल करके एक ही में पूछा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप उल्ट इधर उधर लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर जो है, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको सामान्य के लक्षण लिखने हैं, ठीक है, जो भी बताया मैंने। फिर उसके बाद में विशेष के लक्षण लिखने हैं आपको, ठीक है। विशेष के लक्षण जैसे नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को या मतलब अपवर्जन करने वाले को विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इंद्रियों में रहने वाले इनके परमाणुओं को एक दूसरे पदार्थ को अलग करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। तो ऐसे ही आपको दोनों के लक्षण के बारे में अलग अलग लिखना है। पहले सामान्य हेडिंग डालेंगे, उसका लक्षण लिखेंगे, फिर विशेष हेडिंग डालेंगे, उसका लक्षण लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में भेद लिख देने हैं। तो सामान्य के कितने भेद होते हैं और लक्षण के कितने भेद, विशेष के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो सामान्य के भेद, सामान्य के 3 भेद होते हैं, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो इसमें आपको लिख के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको विशेष के भेद के बारे में लिख के, जैसे गुण विशेष, कर्म विशेष, सामान्य विशेष, तो ऐसे उसके बारे में लिख देना है, तब जाके आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। 21, 22, 23 इतने हो सब हो गए। 26 नंबर का भी हो गया तुम्हारा। 27 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि आयुर्वेद में अभाव की उपयोगिता, ठीक है। तो ये अभाव वाला जो आपका टॉपिक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि लास्ट में दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है और शॉर्ट में तो पूछता है लगभग, ठीक है। तो अभाव वाले में आपको लिखना है, इसमें आपको उपयोगिता जैसे चिकित्सीय महत्व के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको जो है पेज नंबर 128 पर मिलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें जो चिकित्सा की अभाव की उपयोगिता यानी चिकित्सा के बारे में जो आपको लिखना है उसको ज़्यादा नहीं दिया गया है। बस ये पेज नंबर जब आप 128 पे देखेंगे तो इसमें लिखा हो आयुर्वेद के अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना 5 नंबर में पूछा गया तो इसमें ज़्यादा ही लिखना है। बस इतना दिया गया है उतना ही आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा बहुत जहाँ जब वहाँ जो समझ में आएगा उसको अपने हिसाब से जो है एक्सप्लोर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है, जो टर्म दिए गए हैं, प्राज्ञा भाव, प्राध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योना भाव, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी पूछ लेता है और कभी कभी ये चीज़ जो है 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि इसके प्रकार टाइप लिख के इसको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये है कि जब चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसका थोड़ा जो है और भी चीज़ें जो दी गई हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे। तो बाय द वे अगर जो हम पढ़ें उस वो चीज़ ना पूछ करके कोई दूसरी चीज़ अगर पूछ लेती है वहाँ एग्ज़ाम में, तो हम लोग आसानी से उसको लिख सकें। ठीक है, मेरा कहने का मतलब बस यही है। तो ये 5 चीज़ें जो भी 5 बताए, जो टर्मिनोलॉजी आपको बताया, प्राज्ञा भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अनन्योन्या भाव, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है सत्यकारवाद का वर्णन करिए। ठीक है, इसमें आपको सत्यकारवाद के बारे में बताना है। तो ये आपको जो है सांख्य दर्शन में है। ठीक है, आप पता है हम लोगों को सांख्य दर्शन से लिया गया है। ठीक है, ये पेज नंबर 18 पे लिखा हो, मतलब मिल जाएगा आपको। इसमें कोई चीज़ सत्यकारवाद का मतलब होता है ये, इससे कोई चीज़ हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, उसका कारण हमको पता है। ठीक है, उसे सत्यकारवाद कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है कि कोई चीज़ हो रही है या कोई कार्य हो रहा है, उसका हमको कारण के बारे में पता है, तो सत्यकारवाद होगा। ठीक, जैसे हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि कार्य हो रहा है और उसका कारण हमको पता है। ठीक है, या कारण दिखाई दे, तो सत्यकारवाद होता है। और इसी में होता है एक असत्यकारवाद। ठीक है, तो असत्यकारवाद क्या होता है? असत्यवाद कार्य का मतलब होता है ये कि इसमें जो है सत्यकारवाद का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कार्य का मतलब जब कार्य हो रहा है तो उसका हमको कारण नहीं पता है। ठीक है, जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसको हमको रीजन नहीं पता, तो असत्यकारवाद हो जाएगा। और कोई कार्य हो रहा है जिसका कारण हमें पता है, तो सत्यकारवाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, जैसे एक चीज़ अगर एक टर्मिनोलॉजी अगर मतलब एक पूछा गया है टर्मिनोलॉजी, तो उसका दोनों मतलब जो और उससे से जो मिलता जुलता है उसको हमको अब पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको बताने का सेंस मेरा यही यही था यहाँ पे कि सत्यकारवाद और असत्यकारवाद दोनों पता होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपकी बार ये पूछा गया तो अगली बार भी यही पूछेगा। ठीक है, असत्यकारवाद पूछ सकता है, तो हमको उस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन सी वाला देखते हैं, लॉग आंसर टाइप वाला। तो इसमें कह रहा है सिद्धांत की परिभाषा लिखते हुए मौलिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करिए। तो सिद्धांत वाला जो है हम टॉपिक जो है हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। ठीक है, सिद्धांत कितने होते हैं? सिद्धांतों की संख्या कितनी होती है? सिद्धांतों की संख्या 4 होती है। ठीक है, सर्वतंत्र, परितंत्र और अधिकरण और अभ्युपगम। ठीक है, तो पहले हमको इसमें लिखना है सिद्धांत की परिभाषा। तो सिद्धांत की परिभाषा में क्या लिखें? तो इसमें आपको जो पहला श्लोक दिया हुआ है, जब सिद्धांत के लक्षण जब देखेंगे तो उसमें एक श्लोक दिया हुआ है डिफिनेशन लिख के, सिद्धांतो नाम सह या परीक्षक बहुर्विधम परीक्षा हेतुभिश्च साधित्वा स्थापित निर्णय, चरक विमान 18/37। ठीक है, तो इसका मतलब होता है परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं, प्रत्यक्ष अनुमान और ऐतिहासिक और उपमान के द्वारा परीक्ष विषयों का को सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई। अगर ये आपको नहीं याद हो रही है इतनी बड़ी डिफिनीशन जैसे अभी आपको बताया मैं, तो ये आपको सिंपल सी एक डिफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि सिद्धांत मतलब जिसे जो है अनेक प्रकार की परीक्षाओं तर्कों से सिद्ध कर स्थापित किया जाए वह सिद्धांत है। ठीक है, केवल 2 लाइन में लिखना होगा अगर आपको, तो ऐसे लिखेंगे जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वह सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्धांत के भेद लिखने, जैसे अभी क्या बताया, सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, डिफिनेशन लिख के चारों के बारे में लिख देना है, बस काम खत्म। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। 30 नंबर में जो कह रहा है कि महाभूतों की उत्पत्ति के संबंध में आयुर्वेद एवं दर्शन के मतों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में महाभूतों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको जो है दर्शन में दिया गया हुआ है, तो महाभूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो है इसमें आपको
सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में लिखना है, ठीक है, जो कि 2 हेडिंग है केवल आपके बुक में, ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व की विवेचना, वहाँ से आपको लिखना है। प्रवृत्ति साधर्म और वैधर्म तक लिखना है, ठीक है। और ये आपको पेज नंबर 17-18 पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लेंगे। तो ये वाला हो गया। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद एवं दर्शन के ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, ग्रंथों के अनुसार गुणों के लक्षण, संख्या एवं वर्गीकरण करते हुए गुणों की निदान यानी डायग्नोसिस एवं चिकित्सा के बारे में लिखिए। तो इसमें जो है आपको, ठीक है, गुण के बारे में लिखना है कि मतलब कुल गुणों की संख्या कितनी होती है। टोटल 41 होते हैं, ठीक है, टोटल 41 होते हैं, जिसमें तुम्हारे सार्थक गुण 5 होते हैं, ठीक है, परादि गुण 10 होते हैं, गुरुवादि गुण 20 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सबकी संख्या लिखना, और आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, ठीक है। तो सार्था 5, आध्यात्मिक 6, परादि 10, गुरुवादि 20। तो इसी प्रकार से आपको जो है इन सबकी संख्या लिखना है, और संख्या लिख करके केवल इसमें गुरुवादि गुणों का वर्णन करना है आपको, और किसी का नहीं, ठीक है। संख्या तो सबकी लिखनी है, लेकिन केवल गुरुवादि गुण की जो है वर्णन करना है, ठीक है। जिसे 20 पाए जाते हैं इसमें गुरुवादि गुण। तो पहला कौन सा होता है, पहला कौन से गुरुवादि गुण होता है, तो पहला गुरु होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो श्लोक दिया हुआ है, गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्तर गुणा सूक्ष्म विशदा विसंति सभी परवया। तो इसी प्रकार से जो आपको पहले 10 याद कर लेने हैं, और 10 उसका जो है मृदु का लघु, जो है गुरु का लघु होता है, मंद का तीक्ष्ण होता है, सिद्ध का उष्ण होता है। तो इसी प्रकार से आपको 20 याद करने हैं। फिर इसके बाद में पहले आप गुरु हेडिंग डालेंगे, फिर गुरु का क्या मतलब होता है, किसमें कौन सी महाभूत पाई जाती है, ठीक है, और इसमें क्या मतलब गुणकर्म क्या होते हैं, प्रधान मतलब महाभूत प्रधान कौन सा होता है, और इसके क्या चिकित्सीय महत्व हैं, ठीक है, और क्या खाना वर्जित है क्या नहीं वर्जित है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। तो ये जब आप गुरु हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत आपको कम से कम 3 से 4 हेडिंग डाल के लिखना है, जैसे कि महाभूत कौन सा होता है, गुणकर्म क्या होते हैं, ठीक है, फिर इसमें चिकित्सीय महत्व क्या है, कहाँ वर्जित है, और इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसमें बस आपको हेडिंग डाल के बस केवल 1-1, 2-2 लाइन लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पेज नहीं मिलते हैं, 3 से 4 ही पेज मिलते हैं शॉर्ट जो है लॉन्ग आंसर लिखने में। तो आई थिंक उतने में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और 32 नंबर का क्वेश्चन, 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सामान्य विशेष की रोग निदान एवं चिकित्सीय में उपयोगिता को बताते हुए सामान्य विशेष के चार्कोद के लक्षण प्रवृत्ति रूपभयस्तु को स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए सामान्य विशेष से अभी ऊपर जो है 60 वाले में भी अभी एक क्वेश्चन मिला के पूछा गया था। तो ऊपर 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामान्य विशेष के लक्षण में भेद, ठीक है। तो ये 5 नंबर में हो गया, और एक यहाँ पूछा गया है कितने नंबर में, सामान्य विशेष से ही 10 नंबर में। तो दोनों चैप्टर मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो अगर 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं आप, तो इसमें आपको जो है 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सामान्य विशेष में रोग निदान की चिकित्सा में उपयोगिता को बताते हुए सामान्य विशेष के चार्कोद लक्षण की प्रवृत्ति रूपभयस्तु को स्पष्ट करें, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है कि पहले जो आपको पूछा गया है कि सामान्य विशेष की रोग निदान एवं चिकित्सा, अगर ये आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, तो इसमें आपको पहले लिखना है सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में उपयोगिता। आपको जो पेज नंबर 118 पे हेडिंग दी गई है, वहाँ से आपको लिखना है। तो वहाँ से आपको लिखना है ये जहाँ तक लिखा हुआ 200 के समान गुण के 200 के समान गुण के और धातुओं के विपरीत गुणों के आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं, वहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको हेडिंग डालनी है
प्रकृति उभयस्तु। तो ये प्रकृति उभयस्तु वाला जो है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 17 पे। पीछे जब एक पेज पलटेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति उभयस्तु वाक्यार्थ का महत्व। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है, नीचे जहाँ सामान्य या केवल विशेष का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको जब लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आप जो है इसमें यले की और जैसे कि देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पेपर रहेगा उसको हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आराम से वीडियो देखिए और चीज़ों को अच्छे से रिकैप करिए। ठीक है, कि मतलब जो है ऐसे पढ़िए, ऐसे कि मतलब जो चीज़ें ऊपर नीचे दी गई हैं उसको दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम बताएं यही चीज़ एज इट इज़ एग्जाम में आएगी। हाँ, ये मानते हैं कि कम से कम एक पेपर जब हल करेंगे आप तो उसमें से आपको जो है 20-30% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब 2-3 चैप्टर, अब 2-3 पेपर जैसे हम हल करवाएंगे तो उसमें से आपको जो है 50-60% क्या लगभग 100% ही आपका जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इसी से आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं बाहर से आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।